कमर्शियल प्रोडक्शंस के अंदर सास बहू की लड़ाई ने उसके सालन में नमक ज़्यादा करके ये एक सस्ती सी चीज़, नफ़रत ज़्यादा बिकती है मोहब्बत से। सस्ती और चीप बात बहुत जल्दी बिकती है। ड्रामों में आउटडोर तो ख़त्म हो गया, स्टूडियोज़ हैं ही नहीं, तो ड्रामे की प्रोडक्शन क्या होगी? मैं एक कोठी रेंट की, उसी कोठी में मैंने ना कमबख्त सारा ड्रामा शूट करना है। अगर प्रोपेगेंडा की फिल्म बनाते हैं ना $200 मिलियन की, तो स्टेट साथ में लगे 300 की बनाएं और जवाब। व्यूअर्स, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप की तरफ से आज हमारी गेस्ट मिसेस सबाद रफीक, जो एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ इनकी आर्ट और कल्चर के साथ बहुत अटैचमेंट है। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री जो 60s, 70s और 80s में बहुत बूम पे थी, न सिर्फ हमारे हमसाए बल्कि ग्लोबली इसका बहुत चर्चा था, तो क्यों हम वक्त के साथ साथ इतने डिक्लाइन पे आ गए हैं और कैसे हम इसको दोबारा रिवाइव कर सकते हैं? अब आपके सवाल 2-3 पहलू से हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद ड्रामा, देन विल कम टू द मूवीज़। तो ड्रामा में जो पाकिस्तान के, अब एक अजीब बात कहूँगी और ये मेरा ज़ाती राय है, कि जो हमारा अरूज था ना, तहरीर का अरूज बाज़ औक़ात इनएडवर्टेंटली सप्रेशन से आता है, क्योंकि लिखने वाले को सब लिखना है और वो उसका हुस्न है गुफ्तगू का कि दबाव के अंदर से भी सब कुछ कह दें। तो अगर आप अपने पुराने ड्रामे देखें तो एक अजीब सी बात है कि हमारा सम ऑफ द बेस्ट राइटिंग्स केम इन द टाइम ऑफ डिक्टेटरशिप। सप्रेशन इसलिए क्योंकि अब जो लिखने वाला है वो दिल से लिख रहा था, उसका कलम उसके दिल की दलील थी और उसके दिल की बगावत थी। और बाज़ औक़ात सीमिंगली सोशल इश्यूज़ में, बाज़ औक़ात सीमिंगली बेनाइन इश्यूज़ में मैसेज कहीं ना कहीं आ जाता था। तो तहरीर के अंदर उस ज़माने के बड़े बड़े खूबसूरत और बड़े बड़े नाम हैं कि वो एंटरटेनमेंट के अंदर, तो एक तो ये वजह थी ख्याल। दूसरा, उस वक्त PTV वाहिद ड्रामा प्रोडक्शन था, और क्योंकि वो एक स्टेट ओन्ड इनिशिएटिव था, तो शायद वो सिर्फ और सिर्फ रेटिंग्स के लिए काम नहीं कर रहे थे, नेशन बिल्डिंग पे भी काम कर रहे थे। तो नेशन बिल्डिंग के अंदर आप वो मौज़ूआत बाहर नहीं लाते जिनसे माशरे में इस्लाह का पहलू ना हो, तो वो प्योर एंटरटेनमेंट की तरफ कभी भी नहीं गए। तो कभी उन्होंने, अब आप टिकटॉक्स देखिए, या तो इंसान स्क्रीन पे ख़ुद को देखना चाहता है और उन कैरेक्टर्स को देखना चाहता है जिससे वो रिलेट करता है और उसको लगता है ये मैं हो सकता हूँ। तो जैसे ही आपने वो इस्लाह का पहलू हटा दिया, तो स्क्रीन पर चीप एंटरटेनमेंट आ गई, जो कि रेटिंग्स और सस्ती उसके ऊपर बुनियाद है। और नफ़रत ज़्यादा बिकती है मोहब्बत से। सस्ती और चीप बात बहुत जल्दी बिकती है। सियासत में भी आप देखिए, आमियाना बात कर दें, गुफ्तगू गंदी कर दें, ट्रंप की से ले लें या कुछ एक और पार्टी है उनके सियासतदानों से ले लें, गाली गलोच, जो कि पहले ये दुश्मन दराजी कहाँ थी हमारी कल्चर में, सियासत में बिल्कुल नहीं थी, वो उसी से पॉपुलिज्म हो गई। तो ड्रामों का भी लगभग, ड्रामा इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सोसाइटी। तो कमर्शियल प्रोडक्शंस के अंदर सास बहू की लड़ाई, मैंने उसके सालन में नमक ज़्यादा करके, ये एक सस्ती सी चीज़। उसमें एक और चीज़ ये भी है कि ड्रामों में आउटडोर तो ख़त्म हो गया, स्टूडियोज़ हैं ही नहीं। जब स्टूडियो ही नहीं है तो ड्रामे की प्रोडक्शन क्या होगी? मैंने एक कोठी रेंट की, उसी कोठी में मैंने ना कमबख्त सारा ड्रामा शूट करना है, तो कोठी के अंदर मौजूए गुफ्तगू क्या होगा? सजी सजाई औरतें, सास बहू की लड़ाई, रिश्ते, मैं अब कहना नहीं चाहती हूँ, हर तरह की बुराई, जो भी आप कहें उसको। तो ओवरऑल ड्रामा जो है, इन सारे चीज़ों की वजह से, उसमें बेतहाशा और भी हैं, लेकिन क्योंकि हमने बहुत से मौज़ूआत कवर करने और मैं फ़िल्म की तरफ आना चाह रही हूँ, तो ड्रामों के अंदर तो ये एक बुरी सी चीज़ जो है ना, मुझे लगता है कि हमने लिया है। और शायद वी स्टार्टेड कॉपिंग इंडियन ड्रामा, जो कि सास बहू से कभी निकला ही नहीं था, क्योंकि हमको इंडियन व्यूअरशिप जो थी उसके ऊपर फोकस हमने करना शुरू कर दिया। लोकल, और किसी भी जो प्रोडक्शन हाउस है उसने माशरे की
किरदार साजी से हट के वो किरदार कुशी की तरफ ही चल पड़े, क्योंकि किरदार कुशी बिकती है, नफ़रत बिकती है, सस्ती शोहरत, सस्ती बातें, आमियाना गुफ्तगू। तो अब इकबाल कहा करते थे ना कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। तो रेटिंग भी वही तर्ज कारोबार है जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। और कोई कमर्शियल इदारा ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है कि हम मुस्बत पहलू उजागर करें, उनको तो अपने हलवे मांडे से है। तो आई वुड से कि इन दिस पर्टिकुलर थिंग पीटीवी के ऊपर से जो और उसके अंदर से बड़े बड़े नाम निकले। सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा जिन्होंने हम टीवी बनाया वो पीटीवी की ट्रेंड है, राइट। और क्या वो ट्रेनिंग है उनकी कि उन्होंने एक इंडस्ट्री खड़ी कर दी उस इदारे की ट्रेनिंग से। वो इदारा छोड़ना नहीं चाहती। नईम ताहिर साहब, राहत कादमी साहब, सायरा कादमी साहबा, शफी साहब। जी, मैं तो, आप तो एक्टर्स की बात कर रहे हैं, मैं तो लिखने वालों बनाने वालों की, उनके अंदर बहुत बहुत नाम है। अमजद साहब लिखा करते थे, असगर नदीम सैयद साहब लिखा करते थे, नुसरत ठाकुर एक उनके वो होते। तो कहने की बात ये है कि और फिर ये काम जो था ना, अच्छी फैमिलीज़ का तस्वुर किया जाता था। मुमकिन है किसी को कहना बुरा लगे, लेकिन उस ज़माने में टीवी में शौकिया आर्टिस्ट आते थे, क्योंकि टीवी कभी इतने पैसे देता ही नहीं था कि उससे दाल रोटी चलती। तो द क्वालिटी ऑफ पीपल हु वर अट्रैक्टेड टू गो एक्ट और गो राइट, इट वाज नॉट अ मीन्स ऑफ लिविंग फॉर देम। तो इदारा उनकी तरबियत भी कर रहा था, उनकी डेवलपमेंट भी कर रहा था, और बहुत ही कलील सरमाए के अंदर पीटीवी ने, आप ड्रामा छोड़ दीजिए, गाने, सुहेल राणा साहब के म्यूज़िक या और भी, यानी तो कहने का मकसद ये है। और फिर वो प्रोग्राम के अंदर जो था ड्रामा, न्यूज़, फिर आपके बहुत से यानी कुछ इम्पोर्टेड कंटेंट भी होती थी। कोलंबो लगा करता था मेरा फेवरेट। तो वो जो प्रोडक्ट मिक्स डेवलप होता था ना, इट वाज केटरिंग टू एवरी हाउस इन पाकिस्तान। और आज भी हम क्योंकि शहरों में बैठे हैं तो हमें लगता है कि पीटीवी की रीच नहीं है। मैं अपने कभी जब प्रोग्राम पीटीवी पे करती हूँ तो आपको पाकिस्तान की उन जगहों से कॉल्स आ जाते हैं या फेसबुक पे मैसेज आता है जहाँ आप, तो उसकी रीच, और ये मैं अगेन आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहूँगी कि पीटीवी एक असासा इसे ज़ाया ना करें। और अगर आप वो गुड कंपटीशन वापस लाना चाहते हैं तो जिस तरह अमेरिका में भी इतने, मैं प्राइवेट सेक्टर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बेतहाशा प्राइवेट सेक्टर्स हैं, लेकिन पीबीएस मौजूद है, ठीक है, और पीबीएस से क्वालिटी प्रोग्रामिंग आती है और सीरियस व्यूअर्स उसी को देखते हैं। तो यही चीज़ उस इदारे का मैं समझती हूँ कि गला घोंट देना एक क्रिमिनल एक्ट था। तो आज भी अगर उसको फ़आल बनाया जाए तो आई थिंक एक दोबारा अच्छी रस्म पड़ सकती है। कमिंग टू मूवीज़, क्योंकि इस पर हम बहुत और भी बात कर सकते हैं, बट आई मूव टू मूवीज़, क्योंकि आपने मूवीज़ का जिक्र किया। मूवीज़ में प्रॉब्लम रिवर्स थी। मूवीज़ शुरू से ही कमर्शियल डोमेन में थे। फिल्म साजी में कभी हुकूमती सतह पर, कभी हमने, देर आर गुड एग्जाम्पल्स, ईरान में हुकूमती सतह पर उसकी सरपरस्ती होती है, चीन में होती है, तो उधर से भी बहुत अच्छी कंटेंट आती है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि उसका कोई हुकूमती इदारा नहीं था और हमारे लोग, बहुत अरसे तक इंडियन सिनेमा की फिल्म यहाँ लगती थी, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट कंपटीशन वाज गुड। उस कंपटीशन से हमारा मयार ऊपर रहा। हमारा कमर्शियल जो सिनेमा चलता है कि कितनी, वो पुराने ज़माने में लफ्ज़ यूज़ करते, कितनी रील्स चल सकती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ही। तो जब हमारा वो भारत से ताल्लुक़ टूट गया तो अब रीलें चलने के लिए इतना छोटा सा पाकिस्तान रह गया। तो अब अगर ये सरमायादारी से काम होना है तो अगर मेरी रील चलनी ही छोटे से पाकिस्तान में है तो मैं सरमायाकारी उसके मुताबिक करूँगी, उससे ज़्यादा में तो मेरा लॉस हो जाएगा। इंटरनेशनल सिनेमा तक मेरी एक्सेस नहीं थी तब। अब हमारे पास एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, स्ट्रीमिंग की वजह से वी आर नाउ एबल टू, अब वो रील्स वाला सिस्टम ख़त्म हो गया तो स्ट्रीमिंग के ऊपर आप compete कर सकते हैं। लेकिन उस ज़माने से इस ज़माने तक आते हुए जो डिक्लाइन है उसमें मार्केट का छोटा होना एक बहुत जो है ना वो थी। और फिर हमने ओवर टाइम जो है एक गलती को दोहराते गए। फिर हमने सिनेमास को स्टाफ करना शुरू कर दिया। हमने कहा जी बाहर की फिल्म नहीं लगेगी,
یہ باہر کی نہیں لگے گی تو وہ بیچارہ کیا چلائے گا؟ پاکستان میں تو پروڈکشن ہی نہیں ہو رہی. تو سنیما جو کہ ایک بڑی اچھی تفریح کا وہ تھا، اس میں اب آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ کتنی پاکستانی فلمز بنتی ہیں. تو بیچارہ سنیما والا باقی سال میں کیا کرے؟ اور ہماری قوم کا نہیں ہے مزاج کہ وہ صرف انگریزی فلم پہ چل سکے. وہ آ جا کے کچھ بھونڈے مذاق والی سکھ فلمیں آ جاتی ہیں جو کہ انڈر سوڈو بینر کے جی یہ دبئی کی ہیں یا یو کے کی ہیں، لیکن وہ غیر معیاری فلمیں ہیں. تو یہاں پر بھی جب تک آپ کمپٹیشن کو دوبارہ اس نہج پر نہیں لے کے جائیں گے تو آپ کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہوگی. نمبر 2، آپ کو اپنے انویسٹر کے لیے کہ وہ اس میں سرمایہ کاری کرے، آپ کو اپنے مارکیٹ سائز کو بڑھانا پڑے گا، اور یہ کام حکومت کے کرنے کا ہے. آپ ان کو اسسٹ کر سکتے ہیں. آئی تھنک ایک اچھا انیشیٹو شروع ہو رہا ہے فلم سٹی. مے بی آئی ڈونٹ نو کہ گورنمنٹ اس میں کیا کری. آئی ہیو جسٹ سین دا ڈاکیومنٹ. بٹ لیٹس سے کہ اگر آپ اسٹوڈیوز میں اسٹیٹ لیول پہ انویسٹ کرتے ہیں، یو ول میک منی. تو اب وہ جو فلم اور ڈرامہ ہے وہ کوٹھی کے رینٹل سے نکل کر دوبارہ اسٹوڈیو میں ہوگا. اسٹوڈیو بہت ضروری ہے. ہمارے جو پرانے اسٹوڈیو ہیں ایورنیو اور باری وہ تو ختم ہو چکے ہیں. تو یہ جو کوٹھی کی کلچر ہے وہ آئی اس لیے. تو حکومت کی سطح پر اگر کچھ کر سکتے ہیں تو پالیسی سازی ہو رہی ہے. اس میں مے بی دا اسٹیٹ شوڈ ٹیک آن مے بی اے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کہ ہالی ووڈ کی سکسیس میں، شکاگو کی یا نیو یارک کی سکسیس میں اسٹوڈیوز ہیں. پھر اسٹوڈیوز کے اندر انٹرنیشنل کوالٹی کا اکوپمنٹ. دیکھیں ایک انڈیویجول فلم میکر تو یہ اکوپمنٹ خرید نہیں سکتا. تو اکوپمنٹ اگر ہو جس کو لیز کر سکیں آپ. ہوتے ہیں پروڈیوسر، وہ اسٹیون اسپیلبرگ ہو گیا تو اس نے اپنا خرید لیا. لیکن ایون ان امریکہ وی رینٹ آل دی اکوپمنٹ، وی رینٹ لائٹنگ، وی رینٹ دا کیمراز. بیکاز انڈیویجول مووی میکر کے لیے دیکھیں موویز ساری فلمیں جو ہیں وہ $500 ملین کی ڈیون تو بننی نہیں ہے. تو آپ کو اس کے اندر انویسٹ کرنا پڑے گا. سو وین یو آر میکنگ دس پالیسی یو ہیو ٹو فرسٹ کریٹ اے روبرک کہ ہم نے کس کس چیز کو فعال کرنا ہے اور اس چیز کے لیے کیا کیا چیزیں کرٹیکل ہیں کہ اس میں کر دیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اینیمیشن اسٹوڈیوز میں انویسٹ کرنا چاہیے ہمیں کیونکہ وی ایف ایکس کا کام، اور اگین ضروری نہیں ہے کہ وہ سارا کام آپ لوکل فلم کے لیے کریں. وی ایف ایکس کا کام جو ہے وہ باہر کے لوگ ہمیں آؤٹ سورس کر سکتے ہیں. تو اگین یو کین ڈو اے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کہ گورنمنٹ اگر تھوڑا سا اسٹیٹ گارنٹور ہو جائے، باقی پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئے تو کوئی جگر سے یہ رسک لے سکتا ہے. ہم جیسے لوگ بھی رسک لے سکتے ہیں، لیکن سارے رسک کو خود اٹھانا فی الوقت کسی لوکل بزنس مین کے آپ سمجھیے پنجابی کے لفظ کے بارے میں ہی نہیں آتا، اور وہ تھوڑی بیوقوفی ہوگی. اور یہ کیونکہ ایک عجیب سا فیلڈ ہے، اس میں آپ اس کو صرف جذبہ حب الوطنی میں بھی نہیں ڈال سکتے کہ اچھا جی میں یہ کر رہا ہوں. تو اس میں ایک ماڈل کو ایوالو کرنا پڑے گا. آپ کو کمپٹیشن کو خندہ پیشانی سے ایکسیپٹ کر کے پھر ٹکر دیں اس کو. اگر پروپیگنڈا کی فلم بناتے ہیں نا $200 ملین کی، تو اسٹیٹ ساتھ میں لگے 300 کی بنائیں اور جواب دیں. اور ان کے آنے سے نہ ڈریں، ان کو سرکٹ کے اوپر شکست دیں. پاکستانی سنیما میں یہ قوت تھی. زرکا جیسی فلمیں بنتی تھی یہاں پر، یعنی اس زمانے میں پاکستانی فلم چلتی تھی. اگر آپ اس زمانے کی فلموں کی اور اس زمانے کے ہیرو ہیروئنس کی ہندوستان میں تقلید کی جاتی تھی، پاکستانی فلموں کی ہندوستان میں نقل کی جاتی تھی. مولا جٹ کی وہ ان کی تو 2-3 فلموں کی، بازار حسن کی کاپیز بنی انڈیا میں، نوکر واٹیدہ کی 2-3 کاپیز بنی. تو اس زمانے میں لکھنے والے اور وہ سب ہم لوگ اگر ان کو بیٹ نہیں کر سکتے تھے مغل اعظم کے بجٹ پہ، تو ہم کانٹینٹ پہ بیٹ کرتے تھے. اور کیونکہ سرکٹ بڑا تھا تو اب پاکستان میں ہمارے تو تعلیمی معیار کچھ نہیں ہے نا، شرائع تعلیم کہاں ہے. تو اب سرکٹ کو کچھ اور دیکھنا ہے. تو اگر سرکٹ ڈکٹیٹ کرے گا کہ کس کوالٹی کی فلم بنے گی تو اچھی فلم بنانے والا بیوقوف ہوگا. سرکٹ بڑا ہوگا تو آمد جو ایک اس سوچ کی فلم دیکھنا چاہتے ہیں اس کی بھی بنے گی اور بڑی سوچ کی بھی فلم بنے گی. تو وی ہیو ٹو کم اپ ود اے comprehensive model of state and private public partnership and invest in critical assets. کس کو دھکا دے دیں. آپ دھکا دے دیں گے تو مٹی زرخیز ہے.
यहाँ के लिखने वाले की टक्कर का लिखने वाला वहाँ नहीं है. मुमकिन है मौसीकी में थोड़ी बहुत हमारी 19-20 पीछे रह गए हों, रक्स में पीछे रह गए हों, मगर यहाँ से जो सोच है वो हमारे लिखने वाले की वो टक्कर नहीं है. और कंटेंट इज किंग. टेक्नोलॉजी में आई थिंक वी कैन गिव देम अ गुड रन फॉर. देखिए मौला जट जैसी फिल्म बनी ना, लेकिन एक बनी, ज़्यादा क्यों नहीं बनी? तो वी नीड टू कम अप विद अ गुड मॉडल कि मार्केट को एक्सपैंड करें, कंपटीशन को इनकरेज करें और इन्वेस्टमेंट्स करें बोथ एट अ स्टेट एट अ प्राइवेट लेवल कि दैट इकोसिस्टम एंड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट्स. हमारे यहाँ तो आज तक मेकअप का मयार नहीं ठीक. अब मेरी बेटी ने अभी फिल्म स्कूल से ग्रेजुएट किया है, तो मैं उसकी ग्रेजुएशन के अंदर बैठी थी, तो जो वो ग्रेजुएट्स की कैटेगरी के मैंने नाम सुने तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि फ़िल्म के मतलब ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ तो उस शोबे से मुंसलिक भी हैं, लेकिन उस दिन बैठ के मेरी आंखें मज़ीद खुली कि फ़िल्म में कितने शोबे हैं जिन पे हमने कभी गौर ही नहीं किया और उनके डिग्रियां हैं, स्पेशलाइजेशंस हैं. हमारे यहाँ तो आज तक बेचारे कैमरामैन की कोई ट्रेनिंग नहीं है, वो बेचारे खुद ही सीखते हैं. उनको इक्विपमेंट को मेंटेन कोई सिखाता नहीं है, वो खुद सीखते हैं धूप में गर्मी में कैसे. उसी तरह उनकी न्यूट्रिशन हाइजीन यानी मेकअप के अंदर एक सब सेक्शन है कि एक मुझे एग्जांपल याद आती है. हमारे यहाँ एक स्टार हैं नाम लिए बगैर कि उनको डायबिटीज़ थी, तो गर्मी के अंदर आप शूट कर रहे हैं और उसके ऊपर आपने पूरे बॉडी पे चढ़ाया हुआ कोई, वो बेचारे बीमार हो गए. अमेरिका में ये नहीं हो सकता क्योंकि जो मेकअप डिज़ाइन कर रहा है या कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की एक पूरा शोबा अलग है, मेकअप का अलग शोबा है, आपके यानी प्रोस्थेटिक्स का, यानी हर चीज़ का इतनी डिटेल में. वहाँ पे विद इन मेकअप एक कैटेगरी है हाइजीन की और हेल्थ की. वो बंदा आधा डॉक्टर होता है, तो वो साइन ऑफ करता है कि कौन, और वो आर्टिस्ट की हेल्थ लेके वो बताता है भाई ये पहन सकता है ये नहीं पहन सकता, इस पे आप ये तो हार्मफुल तो नहीं हो जाएगा, हार्मफुल तो नहीं होगा. फिर स्टेज स्क्रीन पे उसकी, हमारे यहाँ तो अब शुक्र है थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, मगर हीरोइन हमेशा खूबसूरत दिखती है. वहाँ पर हीरोइन के खूबसूरत दिखना ज़रूरी नहीं है, उसका उस रोल के मुताबिक दिखना ज़रूरी है. हमारे यहाँ वो गरीब सी बच्ची होती है, उसने ऐसा जेवर कपड़े पहने होते हैं और तौबा के साथ के छोड़िए, लेकिन कहने की बात यह है कि उसके अंदर अगर दुनिया का, और फिर AI मूवी मेकिंग आ गई है जी. इट इज़ अ ह्यूज डेमोक्रेटाइजेशन. जो पिछली सदी थी उस सदी में मशीन जो ओन कर सकता है वो ही इंस्टीट्यूशन खड़ा कर सकता है, वो ही इंडस्ट्री लगा सकता है. तो आम आदमी की दस्तरस से ये शोबे बाहर थे. AI के आ जाने से जो काम 35 लोग, यानी ख़ास तौर पे मैं 35 का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि छोटी इंडस्ट्री की यही डेफिनेशन होती है कि 35 के करीब एम्प्लॉइज़ हों. जो 35 लोगों के एम्प्लॉइज़ हैं वो रिप्लेस हो गया AI से. बंदा अकेला बैठ के काम कर सकता है, बिज़नेस खड़ी कर सकता है. तो एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है. फिल्म के अंदर तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है. पहले फिल्म वो बना सकता था जिसके पास ये सारे शोबों के लोग थे और ये सारे इक्विपमेंट थे और ये सारी, अब तो वो AI ने जनरेट करनी है. तो 3-4 लोगों की टीम भी एक बहुत अच्छी फिल्म बना सकती है. तो देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी दैट आई सी फॉरवर्ड. आई ऑलवेज सी होप. मैंने कभी ज़िंदगी में ग्लास को हाफ फुल जो है ना, हाफ एम्प्टी नहीं देखा, उसको हाफ फुल ही देखा है. तो वैसे भी हम लोग मोमिन लोग हैं. अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें सिखाया है कि मायूस नहीं हो सकते.